हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। गाइस, एक क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइट रहता है और काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय है भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्राही। अशोक की अगर हम बात करें तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व में किया था। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, पेपर में पूछा भी जा सकता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। एक फैक्ट आपको और ध्यान में रखना है कि कलिंग युद्ध के बाद यानी कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाता है, इसे भी आप देख लीजिए एक बार। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है खाद्यान्नों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर, तकनीकी ज्ञान के आयात पर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम के आयात पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक, अग्रणी बैंक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय बैंक। अगर मैं बात करूं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यह भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह भी पेपर में पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शक्तिकांत दास से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, ये भी आपको ध्यान रखना है। उर्जित पटेल जो हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर थे, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो अगर मैं ऑप्शन के तौर पे मैं बात करूं तो ऑप्शन के तौर पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंटीला चींटीखोर। अगर आपके ऑप्शन में प्लेटिपस दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटिपस जो है ये एक अंडा देने वाला स्तनपायी ये भी है। अगला क्वेश्चन देखेगा, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो देखिए गाइस, ट्रांसफार्मर जो है ये केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसफार्मर जो है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं लिख के आपको बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अन्वय, ये छोटा ना होगा, ठीक है। अन्वय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था, तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में किया था। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको पता ही है कि ट्रांसफार्मर जो है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है।
एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर जो है ये प्रत्यावर्ती धारा पर काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चारागाह को पैम्पास कहा जाता है। अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। अमेरिका में प्रेरी, अफ्रीका में बेल्ट, एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुत गार्डन नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुत गार्डन नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईडन गार्डन्स, कोलकाता। 10वां क्वेश्चन देखेगा, द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नयनतारा सहगल, अरविंद अडिंगा, विक्रम सेठ, बराक ओबामा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बराक ओबामा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, जब द ऑडेसिटी ऑफ होप थॉट्स ऑन द रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम्स के लेखक हैं बराक ओबामा। संयुक्त राज्य अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति और 2009 के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर ड्रीम्स ऑफ माय फादर के लेखक भी हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाए कि बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2009 में सम्मानित किया गया था। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति भी थे। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है। किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का विनियोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है। यौगिक, मिश्रण, विलयन, समघात निकाय। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यौगिक। अगला क्वेश्चन, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। गाइस, एक क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आयन विनिमय विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है। तो पीडीए का पूर्ण रूप होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, चंदन का वृक्ष। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीपल का वृक्ष। अगर पेपर में पूछा जाए कि भारत रत्न देने की शुरुआत जो है ये कब की गई थी, तो भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 को। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भारत रत्न देने की शुरुआत वर्ष 2 जनवरी 1954 को की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और भी हैं, उन्हें भी जान लीजिए। भारत रत्न क्यों दिया जाता है ये भी जान लीजिए। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उच्चतम क्रम की साधारण सेवा की मान्यता में ये दिया जाता है पुरस्कार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य बाल लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है, यानी 972, जबकि हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 834। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर
968, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17वां क्वेश्चन है गाइस कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। अगर हम बात करें कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मिल ने की थी। अगर पेपर में पूछा जाए कि कूका आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि कूका आंदोलन की शुरुआत पंजाब से 1860 से 70 के बीच में हुई थी। 1860 से 1870 के बीच में पंजाब में, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के शासन काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। देखिए, लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था 1880 से 1884 के बीच में रहा था। 1880 से 1884 इसके कार्यकाल में इसके प्रशासन के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। तो पहला कारखाना अधिनियम वर्ष 1881 में पारित किया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए और बच्चों के लिए काम के घंटे कम कर दिए जाने चाहिए थे। एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव पारित किया गया था। यह एक अधिनियम नहीं बल्कि सरकार द्वारा वर्ष 1882 में एक संकल्प था। लॉर्ड रिपन को 1880 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 19वां क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस कि अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। देखिए गाइस, गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये सिखों के 10वें गुरु थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और पेपर में अगर पूछा जाए कि खालसा पंथ की नींव खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में हुई थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दारा सिकों एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध जो था वो कौन सा माना जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शामूगढ़ का युद्ध। तो शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो शामूगढ़ का युद्ध मई 1658 ईस्वी में हुआ था। धर्मत का युद्ध जो हुआ था ये अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। और देवराय का युद्ध 12 से 14 अप्रैल 1659 ईस्वी को हुआ था। तो डेट कुछ भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। तो ये जो सन है उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, धरातल। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धरातल। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस तकनीक को कहा जाता है सुदूर संवेदन सेंसिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल, समतल उत्तल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवतल। अगला क्वेश्चन है। खालिस्तान उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैन। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए।
देखिए गाइस, क्वार्टजाइट और संगमरमर ये रूपांतरित चट्टान है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जबकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, जबकि कोयला एक जैविक चट्टान है। कोयला का निर्माण पेड़ पौधे, जीव जंतु के आदि के अवशेषों में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कृष्णराज सागर ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर, उदयपुर, कोटा, हैदराबाद। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृष्णराज सागर जो है, कृष्णराज सागर ये मैसूर में स्थित, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1972 ईस्वी में आरंभ किया गया। दूरदर्शन की स्थापना कब की गई थी? देखिए, दूरदर्शन की जो स्थापना है वर्ष 1959 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और भी हैं, उन्हें भी जान लीजिए। देखिए, दूरदर्शन भारत का एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई। तो पूरी डेट याद कर लीजिए। इसकी जो स्थापना है 15 सितंबर 1959 की हुई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और इसके जो मालिक हैं वो कौन है? प्रसार भारती। सीईओ कौन है इसके? इसके सीईओ हैं संदीप सिन्हा। तो जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं उन्हें याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्रा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस कि झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण पश्चिम भारत, दक्षिण पूर्व भारत, उत्तर भारत। झूम कृषि जो है गाइस ये उत्तर पूर्व भारत में की जाती, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरण कृषि को श्रीलंका में चेना, हिंदेशिया में लद्दाख और रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फटल वर्षा किस कारण से होती है? फटल वर्षा किस कारण से होती है? तो गाइस, फटल वर्षा जो है चक्रवातीय गतिविधि से होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। चक्रवात से होने वाली वर्षा को फटल वर्षा कहा जाता है। चक्रवात के समय जो वर्षा होती है यह चक्रवात के केंद्र में नहीं होती है। चक्रवात के केंद्र को आई कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम। देखिएगा, इस पेपर में क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके पेपर में कि वह शख्स जिसने गुस्से में अकबर की हड्डियों को कब्र से निकालकर आग लगा दी। तो मतलब क्वेश्चन जो है वो पलट के भी पूछा जा सकता है, तो पहले से सतर्क हो जाइए। तो राजा राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजा राम का पूरा ब्यौरा जान लीजिए आप लोग कि राजा राम ने ऐसा क्यों किया था। बताते हैं कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति से गुस्साए जाट राजा ने अकबर के मकबरे सिकंदरा पर हमला कर दिया था। राजा राम ने कब्र खुदवाकर अकबर की हड्डियां निकाल ली थी। चिता बनाकर इन हड्डियों को हिंदू रीति से जला दिया था। उस वक्त औरंगजेब दक्षिण भारत में कई युद्धों में फंसा हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। यह 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित कश्मीर में स्थित था। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, अगर पेपर में पूछा जाए कि मार्तंड सूर्य मंदिर ये किसने बनवाया था, तो आपको ध्यान में रखना है ललितादित्य ने मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था, ललितादित्य ने। और ये सरकोटा राजवंश का तीसरा राज शासक था, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है,
कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस्लामिक शासन सिकंदर बटशिकन ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। अगर पेपर में पूछा जाए कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ओडिशा में स्थित है। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। सूर्य पहाड़ सूर्य मंदिर ये असम में स्थित है, और सूर्य नारायण मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। अगर आपके एग्जाम में या परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि अशांति का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, जिसमें तिलक जी ने इसके ऊपर मानहानि का दावा भी किया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय पर कौन आसीन रहा? आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पूछा जाए कि भारत में अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन सिरोल ने किसे कहा था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये आपको ध्यान में रखना है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। अगर ऑप्शन में कौटिल्य दिया हो तो आप कौटिल्य पे भी टिक कर सकते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि तानसेन का अन्य नाम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि तानसेन का अन्य नाम है रामतनु मिश्रा। राजगुरु देव द्रोण का अन्य नाम क्या है? तो राजगुरु देव द्रोण का अन्य नाम है द्रोणाचार्य। चाणक्य के बारे में जान लीजिए, कुछ चीज़ें हैं। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता था, जिन्होंने अर्थशास्त्र, एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ, लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 3वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास एक पाठ लिखा था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र जो है ये किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने सत्ता में अपने उदय में चाणक्य का समर्थन किया। इन्हें आमतौर पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त और उनके बेटे बिंदुसार को मुख्य सलाहकार के रूप में सेवा प्रदान की थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40वां, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीसा। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध जो राज्य है वो है गुजरात। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, गुजरात राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पाटन की प्रसिद्ध रानी की बावड़ी को जून 2014 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। विश्व में एशियाई शेर यहीं पाए जाते हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय उत्तर ध्रुव आर्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सुगा जी, ये आरंभ किया गया था वर्ष 2007 में। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया है? सतलज, रावी, लूनी, झेलम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सतलज। अगला क्वेश्चन, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंग, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, बिहू जो है ये असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। बिहू असम के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो सभी असमियों द्वारा बहुतायत में मस्ती के साथ में मनाया जाता है, बिना इनके जाति, धर्म और विश्वास से भेद किए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? ये शुरू करवाया था बीजे तिलक ने। कब शुरू कराया था? इसकी शुरुआत हुई थी 1893 में। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, इस उत्सव की शुरुआत वैसे तो अगर देखा जाए शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई द्वारा की गई थी। आगे चलकर पेशवाओं ने इस उत्सव को बढ़ाया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। महाराष्ट्र में गणोत्सव के रंग सीरीज की अगली कड़ी में आज हम आपको बताते हैं कि गणेशोत्सव की जो शुरुआत है, ये इसकी शुरुआत जो की गई थी शिवाजी महाराज के, और इसका जो काम किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 3 संगीतज्ञ जिसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है
तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिकासो। तो देखिए पिकासो के नाम से वर्ष 1982 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया था? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन देखेगा, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिहार राज्य से है। तो देखिए जो मधुबनी चित्रकला शैली है इसे मिथिला कला के रूप में भी जाना जाता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है ऋग्वेद। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुरु रामदास। गुरु रामदास नहीं होगा, 1 मिनट, मैं कंफ्यूजन हो गया था, गुरु रामदास ही होगा फिलहाल। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर पेपर में पूछा जाए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो गुरु नानक देव थे ये सिखों के प्रथम गुरु थे और इन्होंने ही जो है खालसा पंथ की शुरुआत की थी, गुरु नानक देव ने। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा आज का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, और अपनी राय जरूर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप लोगों ने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।